बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर हुकूमत ने आज बिलाखिर नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आप सबसे पहले इस ऑर्डिनेंस के अहम नुक्ते मुलाहिजा कीजिए। चेयरमैन नैब की जो तैनाती है वो करेंगे सदर पाकिस्तान आफ्टर कंसल्टेशन विद बोथ लीडर्स ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन। अगर किसी वजह से ये कंसल्टेशन जो है वो कंसेंस ओरिएंटेड नहीं होती तो फिर होगा ये कि एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी, 6 गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस से, 6 जो है अपोजिशन बेंचेस से। अगर किसी कोई मिसकॉन्डक्ट की किसी को शिकायत है तो फिर चेयरमैन नैब की जो सजा जजा का है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही फोरम होगी। जब तक नए चेयरमैन जो है वो अपॉइंट उनको नहीं किया जाता तो पुराने चेयरमैन कंटिन्यू करेंगे। लफ्ज जो है नॉन एक्सटेंडेबल उसको हमने डिलीट किया है इसमें से। हम प्रोसिक्यूटर जनरल का जो रोल है वो भरपूर तरीके से बढ़ा रहे हैं। किसी ने प्रोसीजरल लैप्सेस किए हैं ब्यूरोक्रेसी ने और उसमें गलत पैसे नहीं कमाए, रिश्वतें नहीं ली, कोई एसेट नहीं बनाया, साथ साथ कोई किसी ने ऐसी ओपिनियन दी है, एडवाइस दी है, बाद में अगर वो गलत भी साबित हो जाए लेकिन उसकी बदनीयती नहीं है तो उसको भी नैब की जुरिस्डिक्शन से निकाला जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। अपोजिशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो। अगर आपको शौक है शहबाज शरीफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत कराने का, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बदल लें। थोड़ी बहुत भी उनमें खुद शर्म हया हो तो खुद ही ओहदे से लहदा हो जाए। इस ऑर्डिनेंस के साथ ही मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी मिल गई। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सदर नए चेयरमैन के तकर्रुर के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। कोई फैसला ना हो सका तो अपोजिशन और हुकूमत के 6 अरकान की पार्लिमानी कमेटी बनेगी। यह कमेटी और उससे पहले मुशावरत में कितना वक्त लगता है, ऑर्डिनेंस इस पर खामोश है और इस खामोशी के दौरान मौजूदा चेयरमैन ही चेयरमैन रहेंगे। यह इम्तियाजी सलूक क्यों है, यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि मरियम नवाज ने इस तोसी को डील करार दे दिया। ये जो तसलसल की बात होती है ना, उसी शख्स को बरकरार रख, इसका मतलब है कि पीछे मेलाफाइडी इंटेंट है और ये डील हुई होती है कि तुम मेरे दुश्मनों को विक्टिमाइज करना, मैं तुम्हें एक्सटेंशन देता जाऊंगा। शौकत अजीज सिद्दीकी की तो आप हटा देते हैं, काजी फाइज ईसा को आप कटहरे में खड़ा कर देते हैं और चेयरमैन नैब को आप एक्सटेंशन देते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी गुनाह में मुलव्वस हैं। पंडोरा पेपर्स, इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं तो आज कहाँ है JIT, आज कहाँ है वो दरखास्त गुजार, उसको कौम ढूंढ रही है जो पनामा साजिश केस को लेकर गया था। और आज कौम उस जस्टिस खोसा को भी ढूंढ रही है जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि लाएं दरखास्त मेरे पास, हम सुनते हैं। आज वो माहौल क्यों नजर नहीं आ रहा? कहाँ है वो JIT जिसको एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता था? जब मैं JIT के सामने पेश हुई तो मुझसे सब सवाल उस रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने किए। JIT को जो ड्राइव कर रहा था वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर था, रिटायर्ड। इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। पहले हम वो उसको भी 2014 से वो शुरू हुए धरनों से जो बात शुरू हुई और उसके बाद आज तक वो अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं। मरियम नवाज आज बड़ी मुद्दत बाद खुलकर बोली, क्या इसे तब्दीली समझा जाए? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ एतजाज अहसन साहब तशरीफ रखते हैं इस वक्त और मुल्क के नामवर वकील भी हैं और कानूनदान भी हैं। हर लिहाज से इस सारे प्रोसीजर को, इस सारे मामलात को ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। जो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये जो नैब ऑर्डिनेंस है इसको अपोजिशन के कुछ लोग NRO करार दे रहे हैं। इनका ख्याल ये है कि इसके अंदर जो ये प्रोसीजरल लैप्स को साइड पर रख के ये मशवरा दिया गया है कि अब ना मुशावरत पे किसी को पकड़ा जा सकेगा, ना जो कैबिनेट के फैसले हैं उन पे पकड़ा जा सकेगा। तो ये आप इसको किस तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं? नहीं, इसमें रियायतें एक्चुअली मेरे ख्याल में जो मुझे याद पड़ता है, मैं चूंकि पार्लियामेंट में उस तरह एक्टिवली पार्लियामेंट में नहीं हूँ, मैं इसमें एक्टिविटी में इस तरह शामिल भी नहीं हूँ, पर मुझे जहाँ तक याद पड़ता है एक किस्म की तजावीज़ जो अपोजिशन ने दी थी गवर्नमेंट को, वो जो 34 पॉइंट्स इमरान खान कहते थे 34 तरमीम की हैं और उन्होंने सजेस्ट किए हैं। उनमें कुछ ये सजेशंस थी कि नैब ज़रा ऑटोनमस हो, नैब में ये जो मामला है इस किस्म का कि नैब
खुद ले ये कोई रेफरेंस, और ये भी था कि नैब में अगर मामला जाता है तो नैब गिरफ्तार नहीं इमीडिएटली कर सकती, और हाई कोर्ट को भी जमानत का इख्तियार होना चाहिए। ये बातें थी। ये इसमें अब गवर्नमेंट जो ला रही है उनमें इसको शाह महमूद कुरैशी साहब ने, आपको याद होगा कि कौमी असेंबली में खड़े होकर ये कहा था कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। ये हो सकता है, जरूर उन्होंने कहा होगा, और वो तो उनका तो मौकफ, गवर्नमेंट का तो मौकफ ये रहा है, बिल्कुल ये रहा है कि ये जो अपोजिशन है, ये जो तरामीम मांग रही है, ये तरामीम दरअसल वो उनके खिलाफ जितने मुकदमात हैं उनमें इतनी सहूलत अपोजिशन अपने लिए मांग रही है कि ये एक तरह से केस ही ख़त्म करवा रही है और एनआरओ है। लेकिन सवाल ये बुनियादी साहब मसला ये है कि ये जो आज ऑर्डिनेंस है, इसका फायदा, सबसे ज्यादा फायदा अपोजिशन को होगा या गवर्नमेंट को होगा? नहीं, गवर्नमेंट को तो इस वक्त, गवर्नमेंट की तो ख्वाहिश आप देखें ना, समझ लें, अगर बाकी बरात वो अपोजिशन को दे रही है, जो अपोजिशन ने अपने 34 नकात में और अमेंडमेंट्स में मांगी थी, अगर वो ही दे रही है तो उसका मतलब है कि इस ऑर्डिनेंस को लाने के लिए, अब तरमीमी ऑर्डिनेंस को लाने के लिए जाहिर है कोई ना कोई मकसद गवर्नमेंट का भी है, और गवर्नमेंट का बड़ी बेचैनी है इस मामले में, और वो बेचैनी है कि जस्टिस जावेद इकबाल के ओहदा मुलाजमत को में तोसी हो जाए किसी सूरत। वो तोसी अमेंडमेंट अगर करनी है ऑर्डिनेंस की, नैब ऑर्डिनेंस की, ऑर्डिनेंस से अमेंडमेंट करनी है तो उस तरमीम के ज़रिए हो जाए, और वो उनकी प्रिफर्ड जो ऑप्शन है, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मकबूल ऑप्शन हुकूमत के लिए है, वो बज़ाहिर यही है कि वो ये आ जाए कि इसकी मियाद एक्सटेंड हो सकती है। वो जो क्लॉज है उसमें अच्छा, आप वैसे ये इसको पढ़ने के बाद आप ये महसूस है कि सिर्फ एक शख्स के लिए ऑर्डिनेंस जारी हुआ है और उसका नाम जस्टिस जावेद इकबाल है? बेशक इससे और कुछ नतीजा नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इस तरह वो उसमें लिखा हुआ इस तरह नहीं गया। लिखा उसमें यही है कि अगर कोई मिसाल के तौर पे चेयरमैन नया अपॉइंट ही नहीं होता, उस पर इत्तफाक राय ही नहीं हो सकता, उस पर अपोजिशन और लीडर का और प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस का आपस में कोई हम ख्याली नहीं हो सकती, तो फिर वो जो इस वक्त बैठा हुआ चेयरमैन है, मौजूदा चेयरमैन, वो ही चलता रहेगा। तो उसमें कोई नाम तो नहीं लिया गया कि अब इसमें, लेकिन चौधरी साहब इसमें एक सवाल ये है ना कि अगर उन्होंने कहा कि सदर साहब कंसल्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर से और अपोजिशन लीडर से, अब अगर ये मुशावरत नहीं होती या किसी नाम पे इत्तफाक नहीं होता तो पार्लियामानी कमेटी में 6 अपोजिशन के 6 गवर्नमेंट के, और वहां पे अगर फैसला नहीं होता तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये फैसला नहीं होगा उस वक्त तक यही जो चेयरमैन साहब है वो चेयरमैन रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट इनको उस वक्त तक चेयरमैन रखना चाहती है जब तक वो चाहते हैं। ये इसके बिल्कुल यही नतीजा निकलता है, गवर्नमेंट की यही मंशा नजर आती है। लेकिन ये तो फिर चेयरमैन डेली बेसिस पे हुआ ना सर, कि किसी वक्त भी गवर्नमेंट को अगर इनसे इत्तफाक नहीं है तो ये कंसल्ट करके अपोजिशन लीडर से चेयरमैन चेंज कर देंगे, और अगर ये उसके साथ कंफर्टेबल हैं तो डेली बेसिस उनको एक्सटेंशन मिलती रहेगी। नहीं, डेली बेसिस पे तो खैर नहीं मिलेगी, वो अपोजिशन के हाथ में भी ये होगा कि वो माने या ना माने। वो इतनी जल्दी इस तरह कोई फैसला नहीं करेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत का यही मंशा है कि जावेद इकबाल रहे और जावेद इकबाल उनके ज़रा ज़ेरे असर रहे, और ये तो मंशा नज़र आता है गवर्नमेंट का। तो वजूहात क्या है आपके ज़हन में, क्या वजूहात आती है, क्यों गवर्नमेंट ये चाहती है कि यही जस्टिस जावेद इकबाल साहब ही रहें और उनके ऊपर एक तलवार भी लटकती रहे?
मेरे को कंफर्ट लेवल लगता तो है इनमें आपस में बन गया हुआ है, और कोई एक दूसरे को के इशारे को भी समझने के इतनी दोस्ती हो गई है कि वो एक दूसरे के इशारे को भी, आंख के इशारे को भी समझ लें। लेकिन ये कोई मेरी निगाह में, जो मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूँ और आप जैसे टॉक शोज पे भी अर्ज कर चुका हूँ, मेरी निगाह में ये मामला इस तरह चलाया गया तो ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ही और फैसला। अपोजिशन लेके जाएंगी या कोई वकला भी लेके जा सकते हैं, बार भी लेके जा सकती है, या कोई प्राइवेट शहरी भी लेके जा सकता है? नहीं, सबसे सीरियस संजीदा चैलेंज तो अपोजिशन का ही होगा ना। अपोजिशन लीडर की जानिब से ही हो सकता है या अपोजिशन की जानिब से हो सकता है। वहाँ अपोजिशन पे भी एक प्रॉब्लम आ सकती है, एक हजीमत हो सकती है कि जजेस इस मामले में शहबाज शरीफ से ही पूछना शुरू कर दें, दरियाफ्त करना शुरू कर दें कि अगर कि वो क्यों नहीं, बिलावल साहब ने सबसे पहले ये कहा था कि अगर गवर्नमेंट ने ये ऑर्डिनेंस लेके आई गवर्नमेंट, तो हम चैलेंज करेंगे। इसका मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चैलेंज करना चाहती है, और जाहिर है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चैलेंज किया तो आप उसके वकील होंगे पार्टी की तरफ से। मतलब पीपल्स पार्टी बिल्कुल, मैं वकालत के लिए उसको इनकार बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, पर वो पीपल्स पार्टी फैसला करेगी। और भी हमारे पास बहुत अच्छे वकला हैं, कोई मतलब है मेरी जरूरत नहीं है, पर बहरहाल ये पार्टी फैसला कर लेगी। मैं ये अर्ज लेकिन कर रहा सर, हूं कि अब सवाल यह है कि पूरी जिंदगी आपकी कोर्ट्स के अंदर गुजरी है और उसके बाद पार्लियामेंट में गुजरी है। ये ऑर्डिनेंस जब अपोजिशन की तरफ से चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो इसका क्या मुकद्दर है, इसकी क्या किस्मत है सर? मेरे ख्याल में एक तो बड़ी हजीमत उठानी पड़ेगी इस ऑर्डिनेंस को पास कराने में हुकूमत को और जस्टिस जावेद इकबाल को और शहबाज शरीफ को। इन तीन लोगों को काफ़ी सुप्रीम कोर्ट इनसे सवालात करेगी। हुकूमत से कि आप क्यों ये चाहते हैं और किस लिए चाहते हैं तरमीम ऐसे ये लानी, इस वक्त इतनी देर आपने की, आप क्यों नहीं कंसल्ट करते अपोजिशन को? आप उसकी बजाय ये एक टर्म जब मुकर्रर है, उसका मकसद ये है कि वो कुछ ज़्यादा चेयरमैन अपने ओहदे में ज़्यादा ही विराजमान होके और ज़्यादा ही मुक़्तदर ना हो जाए, इसलिए चेंज की ज़रूरत महसूस की गई थी किसी वक्त इस नैब ऑर्डिनेंस के तहत। और आपकी क्या मोटिव है, आपकी क्या नीयत है इस मामले में जो आप तब्दीली लाना चाहते हैं? जस्टिस जावेद इकबाल से पूछा जाएगा। फरमाइएगा सर, किसका पलड़ा भारी महसूस करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? गवर्नमेंट के पास कोई मार्जिन है जीतने का, या अपोजिशन आपका ख्याल ये है कि ये शुरू में ही केस जीत जाएगी? ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना। मैं कोई नजूमी भी नहीं हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट की बुनियाद पर सर, अंपायर भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है, याद रखिएगा। बता सकता हूँ और जो कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि क्या वहाँ हो सकता है, क्या सवालात उठ सकते हैं। शहबाज शरीफ अपोजिशन, ये जस्टिस जावेद इकबाल से बार बार मेरे ख्याल में जो पूछा जाना लाजिम है, और वो पूछा जाएगा कि आपको क्या ज़रूरत है कि आप दोबारा आप ही बनना चाहते हैं चेयरमैन नैब। आपने वो भी सुप्रीम कोर्ट के भी आप रह चुके जज, वहाँ से रिटायर हुए, वहाँ एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे आप, और वो सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए। अब आपको क्या ज़रूरत है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी एक अपनी दी है ना कि ये मुस्लिम लीग नवाज ने ऐसा मामले किसकी शिकस्त आप महसूस करते हैं कि शिकस्त खा जाएगी? ये मेरी बात सुन लीजिए अगर जरा एक मिनट। तो मुस्लिम लीग नवाज ने भी तो बड़े गुल खिलाए हैं ना कि 5 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के, उनको आप ले गए हैं
सेनेट में सेनेटर बनाया आपने, एक को सदर बना दिया, एक को गवर्नर बना दिया सिंध का, एक को और को सदर बनाने की आपने कोशिश की लेकिन वो उसमें हार गए। एक चीफ जस्टिस को आपने अब बीसीपी का चेयरमैन, पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। भला पूछे कोई कि उनका क्रिकेट से क्या ताल्लुक और उनको क्या आउट स्विंग, इन स्विंग, कवर पॉइंट, सिली पॉइंट, शॉर्ट लेग का क्या पता है। तो लेकिन मुस्लिम लीग नवाज आबियारी करती रही है पूरे खेत की, पूरे जंगल की। वो एक पौधे की आबियारी नहीं करती, वो आबियारी जंगल की करती है, और इसलिए वो गुड बॉय समझे जाते हैं जुडिशरी के कुछ हाँ, सही। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो सवाल उठाए जाएंगे आने वाले दिनों में, ये तो टेलीविजन की जीनत भी बनेंगे, मीडिया की जीनत भी बनेंगे, और बेशुमार लोगों को बेशुमार सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ दोबारा वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं दिलीप अब्बास साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। मैडम, ये फरमाइएगा, ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब इतने महबूब क्यों हैं कि उनके लिए आपको पूरा ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पहले पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के महबूब थे, इन्होंने मिलकर उनको सिलेक्ट किया। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये वो परफॉर्मेंस है, आपको याद होगा जनरल वो जो थे, ये अच्छी परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से कमरुज़्ज़मान साहब जो थे, उन्होंने ये 95% केसेस तो वही हैं जो इन्होंने आपस में दबा दिए हुए थे। तो पूरे 10 साल में उन्होंने 222 अरब रुपया जो है रिकवर किया था। इन्होंने 3 साल में, बल्कि चौथा साल होगा में भी, 538 अरब रुपया रिकवर किए। ठीक हो। तो एक तो परफॉर्मेंस की वजह। दूसरी बात यह है कि देखें, हम अगर कहते, हम तो मुशावरत करने को तो बिल्कुल तैयार है, हम कहते हैं कि जी मुशावरत होनी चाहिए, हमने इस ऑर्डिनेंस में भी मुशावरत रखी है। इतराज हमें यह है कि हमने पहले भी इलेक्शन कमीशन पे मुशावरत की, इस पे इतराज ये है कि मुल्जिम है शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड है कि वो बंदा वो लाते हैं, जस्टिस अब्दुल कयूम जैसा था कि जी केस बंद कर दो, केस बंद कर दो, ये कर दो, उड़ा दो, ये कर, तो वो इस किस्म का बंदा लाएंगे। ये तो अब आके टीवी पे कह रहे हैं जी हमसे गलती हो गई, जस्टिस जावेद इकबाल को ले। बेसिकली मुल्जिम जो है उसको कंसल्ट नहीं करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट साहब करेंगे। इसका मतलब मुल्जिम के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब कंसल्ट नहीं कर सकते। देखें, बात प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकते जो ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं। ये तो करेक्शन हुई है, अमेंडमेंट हमेशा बेहतरी की तरफ होती है। आप देखें, ये पोजीशन किसके पास है? ये प्रेसिडेंट के नीचे आती है, ये उनकी डोमेन है, वही ऑर्डर इशू करते हैं, वही रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं, वही ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। तो ये भी प्रेसिडेंट को तो नहीं करना चाहिए ना जी? प्रेसिडेंट तो ज़ाहिर सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान के, वो मुल्जिम ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक बात नहीं है, वाहिद शख्सियत है जो ऑर्डिनेंस जारी करके कानून को तब्दील कर सकते हैं। नहीं, देखें, टेम्परेरी वो मुल्जिम के साथ कंसल्ट करेंगे। शहबाज शरीफ तो कल को नहीं होंगे, कोई और भी होगा, लेकिन प्रेसिडेंट की डोमेन में है ये काम प्रेसिडेंट की डोमेन में है। अच्छा, वैसे मेरे साहब एक बात इनकी दुरुस्त है कि आप क्यों जिद में हैं कि अगर फर्ज करें मियां शहबाज शरीफ साहब के या उनकी फैमिली के केसेस चल रहे हैं और वही अगर चेयरमैन तैनात करेंगे नैब का, तो वो बड़ी ज्यादती है, तो आप थोड़े अरसे के लिए आप अपोजिशन लीडरशिप करना, आप आ जाए उनकी जगह। देखो, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि एक इन्होंने बात अच्छी की है, वो ये है कि अगर लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन में कोई मशावरत से कोई बात तय नहीं होती तो आप कमेटी को भेज सकते हैं। ये बात दुरुस्त है। 6 ठीक है, पार्लियामानी कमेटी में चला जाए, वहाँ तय हो जाए। मगर ये कहना जो अभी आपने खुद पॉइंट रेज किया है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा, प्रेसिडेंट कर लेगा, भाई आपकी फिर जिद अना है ना, तो आपकी भी तो है ना, आपकी तरफ से भी तो जिद है ना। अच्छा, फिर ये इसका मतलब ये हुआ कि कल को मैं ये कहूंगा कि आप प्राइम मिनिस्टर और ले हैं तो मैं उससे बात कर लूंगा, ये इस प्राइम मिनिस्टर के साथ आप ये कह नहीं रहे, आप तो कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठने के लिए तैयार हैं हर मामले में। मैं ये कहता हूं, आपका तो ये स्टांस नहीं है ना, स्टांस तो इनका है। लेकिन चौधरी साहब, असल चीज ये है कि ये कानून में जो अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं वही बदनीति पर मबनी है।
जो कानून बनाने जा रहे हैं वही बदनीति पे है वजह। लेकिन सर आपका सिलेक्टेड आदमी है, आपने ज़रा चुन के जबरदस्त किस्म के शख्स को आपने चेयरमैन नैब बनाया था, दोनों बड़ी पार्टीज ने, ये तो मोहर लगा रहे हैं आपकी उस पे पसंद पे। अच्छा पसंद, ये हमारा पसंदीदा जो अच्छा है इसको अच्छा कह रहे हैं, और जो ये लेके आए हैं चीफ इलेक्शन कमीशन उसको ये बुरा कह रहे हैं। मतलब अजीब तजाद है। जो इनकी बात मान ले गैर आईनी गैर कानूनी तो वो अच्छा है, और जो इनकी गैर कानूनी गैर आईनी बात ना माने वो इनका अपना लाया हुआ वो गलत है। आज का दिन योमे मेरा ख्याल है शर्मिंदगी होना चाहिए। आप अपनी चॉइस पे शर्मिंदा हो जाएंगे, अपनी चॉइस पे शर्मिंदा हो जाते हैं। नहीं, मैं ना अपनी चॉइस पे शर्मिंदा हूं और इनको शर्मिंदा करना नहीं चाहता। वजह आप मुझे ये बताएं कि 3 सालों के अंदर अदलिया समेत पाकिस्तान के हर शोबे से तल्लक रखने वाला बंदा जो है इस चेयरमैन नैब पर अदम एतमाद कर रहा है या नहीं कर रहा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्यों भाई वो हर सूरत जुड़े रहना चाहते हैं इस ओहदे से या किसी भी ओहदे से। रिकवरी है ना सर, देखें अभी मैडम ने बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया 5.5 अरब रुपया, 550 अरब रुपया रिकवर किया। एक सेकंड, 550 अरब रुपया इन्होंने रिकवर किया, वो है कहां, ठीक है, और किस शेप में है वो भी बता दें। मैडम ये वैसे आज तक फिगर्स नहीं दिए, ना नैब ने दिए ना गवर्नमेंट ने दिए किसी जगह पे कि ये देखें 538 अरब रुपए ये इकट्ठे किए। मेरा ख्याल है कि ये मांगे नहीं गए। अगर आप मांगेंगे मांगे जा रहे हैं मैडम उनसे भी, आप नैब से जरूर देंगे। नहीं जरूर देंगे। और किस तरह मांगे, बल्कि ऑर्डिनेंस पे ये शिक डाल देनी चाहिए कि जो रिकवरी भी हो, साथ जो रिकवरी हुई है उसको ट्रांसपेरेंट कर देना चाहिए। एक भी पॉलिटिकल जो रेफरेंस था वो इनके दौर में वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। देखें बात क्या है कि ये आप उस नैब की बात करें जहां ये दोनों पार्टीज बड़ी सुरखरू होकर कहते हैं हाँ हमने नैब को बिल्कुल नहीं, हमने दफन कर दिया, ये किया वो नहीं किया। ये वो नैब है जो जंग लग के खाई के नीचे गिरा हुआ है। इस नैब को खाई के ऊपर से लाने में टाइम लगेगा। ये वो नैब है जिसको कि आप ये इनका कह रहे हैं। आप जरा रिमार्क्स पढ़ें कि कमरो जमान जब पेश होते थे तो उनके बारे में क्या कहा जाता था। वो बहुत अच्छे थे, वो कोर्ट मार्शल बंदा था। याद है सबने ऑब्जेक्ट किया था कि ये बंदा आप लगा रहे हैं जो कोर्ट मार्शल है, तो ये भी तो इन्होंने लगाया ना। तो मैं यही तो कह रही हूं कि वो हमने पहला अगर गलत था तो दूसरा भी गलत लगाया होगा ना। दूसरा गलत आपको पसंद है? वो मैं तो नहीं, हमें इसलिए काम कर रहा है इनके लिए कि अगर 10 साल रिकवरी है 538 अरब रुपए, ये प्ली बार्गेन की रिकवरी है या वैसे इन्होंने देखिए मैं तो नहीं नैब को रिप्रेजेंट करी ना, आप नैब से ये सवाल करें। पता किसी को नहीं है 538 अरब रुपए कहां नहीं। अगर आप पहले कहते कि हमने नैब पे स्पेसिफिक प्रोग्राम रखते हैं और उस पे ये बोले ना मैं तैयारी करके आती, मैं उनसे पूछ के आती। आज का तो इशू है सारा दिन। आई एम नॉट नहीं, ये इशू नहीं है कि जी उनकी रिकवरियां क्या थी या मैं तो उसका जवाब दे नहीं सकती। देखिए नुमाइंदगी तो पूरी गवर्नमेंट नैब की कर रही है ना आजकल। बिल्कुल नहीं, नैब 2-3 बैठ के ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने जारी कर दिया एक इदारे के सरबराह के लिए। बात सुने, कानून बदल लिया। अगर एक सेकंड के लिए जी प्लीज। ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, आप ऐसे बात करते हैं जैसे कोई गाली है। ऑर्डिनेंस एक कानूनी तरीका। नंबर 1 इनके जमाने में जितने ऑर्डिनेंस इनके जमाने में हुए हमारे आधे। अच्छा देखिए इसमें ना एक अच्छी चीज है कि बल्कि बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, उसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि जो पुराने चेयरमैन थे उनको भी री अपॉइंट किया जा सकता है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो लिस्ट है इसमें बड़ी दिलचस्प है कि 3 जो पुराने चेयरमैन हैं उनका इंतकाल हो चुका है। एक जो नवीद साहब है, नवीद एहसान साहब, उनका प्रॉब्लम यह है कि ब्रॉडशीट के अंदर थे, इमरान खान साहब उनके खिलाफ है। कमर जमान चौधरी साहब बचते हैं, उनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो गलत थे, उन्होंने गलत आगे भी आएंगे। अब सिर्फ एक जावेद इकबाल साहब ही बचे हैं, तो इसका मतलब री पॉइंट तो जावेद इकबाल साहब। आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ 2024 तक के लिए ऑर्डिनेंस है, ये हमेशा चलेगा, चेयरमैन आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर पूल में रहे तो फिर आगे। फिर ये जो मेहरबानी कर रही है आप, इतने दूर तक गवर्नमेंट सोच रही है, तो सिर्फ नैब के बारे में क्यों सोचती है, बाकीदारों के बारे में भी सोच रहे कि आप ये जो इदारे हैं, मसलन फर्ज करें नेवी है, उनका चीफ जो है उसके बारे में भी आज से फैसला कर लें, आप फजाइया के चीफ के बारे में भी आज ही फैसला कर लें, आप आर्मी के चीफ के बारे में भी आज ही फैसला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के बारे में भी सोचें आप।
जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है तो ये चीज़ें जो है हमेशा अमेंडमेंट होनी चाहिए, बेहतरी के लिए होनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जी हम इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, एक वैसे एक और सवाल भी है कि आपने ये कहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से और अपोजिशन लीडर से कंसल्ट करेंगे और उसमें अगर मसला सेटल ना हुआ तो पार्लियामानी कमेटी में जाएगा और पार्लियामानी कमेटी में सेटल ना हुआ तो उसके बाद कोई उस पर आइन या ऑर्डिनेंस खामोश है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फैसला अगले 10 साल में भी नहीं होता तो ये चेयरमैन साहब 10 साल फिर चेयरमैन रहेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि जब आप एक कमेटी के सुपुर्द फैसला करते हैं तो कोई ना कोई ले दे के नेगोशिएशन हो जाती है। जब एक एक बंदा होता है तो वो अड़ जाने का ज्यादा इशू होता है। अच्छा, वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब प्ली बार्गेन के खिलाफ थे, आज प्ली बार्गेन के से जो मिलने वाली रकम है आप उसको क्रेडिट समझ रहे हैं, वो तोसी के खिलाफ थे, आज तोसी पे और आज कानून बदल दिया पूरा पूरा आपने और कहा कि जब तक फैसला नहीं होता यही चेयरमैन और ऑर्डिनेंस के भी खिलाफ थे और आज बात सुने, ये तो कानून का बदलने की कोशिश की हमने। आपको याद होगा कि हमने शुरू में लेके आए, इन्होंने नहीं माना, उसके बाद फैटिव का वक्त आया, ये वो 37 क्लॉजेस ले आए जिनमें था कि नैब को दफन करके बंद करके उसको आग लगा के खाई में फेंक दो फिर हम नैब को कबूल करेंगे। तो हम तो लेके आते रहे, ये कबूल नहीं करते रहे। आपको पता है इसमें वो भी अमेंडमेंट है जो इन्होंने सजेस्ट की थी और आप सारे सबने कही थी ये वही है जी हम डिस्क्रेशनरी अरेस्ट नहीं होना चाहिए, जिनके बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा था कि ये एनआरओ लेना चाहते हैं। बिल्कुल, तो आपने दे दिया एनआरओ। फिर इसमें ये सिर्फ आपने इनको नहीं दिया, अपनी पूरी गवर्नमेंट को दे दिया। इसमें एक है कि प्रोसीजरल लैप्सेस जो हैं वो नैब के कंट्रोल में दायरे में नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैबिनेट गलत फैसला कर गई और 400 रुपए की चीनी गई। अभी दिखाती हूँ, मेरे पास वो पड़ा हुआ है। 37 क्लॉजेस थे, उसमें से 4 हमने किए। 31 क्लॉजेस क्या थे? 1 अरब से ज्यादा हो तो वो नहीं जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, ये वो सब रिजेक्ट कर दिया। 37 को तो एनआरओ कहते थे ना आप, इसका मतलब 4 एनआरओ नहीं है फिर उसमें, बाकी से रह ये देखें, ये मेरे पास सारे, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूं। मैं ब्रेक मिले, मैं वापस आता हूं। 1985 1999 के कोई स्कैंडल नहीं आपने रखने ताकि ये सारे बरी हो जाएं। और मैडम ये जो आ गया ना कि बेनामी नहीं होगा और उसके बाद प्रोसीजरल लैप्सेस जो होंगे वो नहीं होंगे, जो कैबिनेट के फैसले होंगे उसको बारे में नहीं होगा, प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं वो ये फैसले करेंगे, ये उससे बड़ा एनआरओ है। आप याद रखिए, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद हैरत होगी कि आपने ब्यूरोक्रेट्स को दे दिया, आपने कैबिनेट के लोगों को दे दिया, आपने जो मशीर है गवर्नमेंट के उनको दे दिया कि 4 अरब रुपए की चीनी भी खा जाओ, कोई मसला नहीं। एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम वर्ड्स में बी रिप्लेस्ड विद एसेट्स ऑब्टेन्ड बाय इल्लीगल, यानी कि आप हमें पूछे ही ना पैसा कहां से आया है, ये नैब के मुतालिक कह रहे हैं। अच्छा, वैसे इसको क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ेगा ये चेक करें। अच्छा, और सुने अब ये कह रहे हैं कि जी assets includes all kinds of properties owned controlled by anybody, यानी सबकी छुट्टी बदर पिदर आजाद, ये था वो एनआरओ। ये जो ऑर्डिनेंस पढ़ लें आप, उसको देखें फिर ऑर्डिनेंस पढ़ें, आपको हैरत होगी कि इसमें बेशुमार वो चीजें जो आप कह रही है कि गलत है वो इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी है। छोटी सी ब्रेक को मैं बताऊं, ये कुछ प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मियां साहब, ये मरियम साहिबा ने आज वैसे एक तो बड़ी धुआंधार तकरीर की। ये वो तकरीर थी जो पहले मियां नवाशी साहब कर चुके हैं, उसके बाद एक बड़ा तवील वक्फा आया, तवील वक्फे के बाद आज बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। उनका जो ट्यून थी वो बदल गई, नाम भी उन्होंने लिए इदारों के भी, लोगों के भी, और फिर उन्होंने जजेस के बारे में भी फरमाया और उसके बाद उन्होंने JIT के बारे में भी कहा। एक तो इतनी बड़ी तब्दीली जो है वो 1-2 दिनों में, ऐसा क्या वाकया हो गया जिसकी वजह से आज आप बोल रहे हैं और उससे पहले आप नहीं बोल रहे थे? दूसरा, मरियम साहिबा ने आज ये कहा है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये एक डील है चेयरमैन नैब के साथ। गुजारिश ये है कि जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपका कहना है, तो आप लोग ही कहा करते थे कि जो आप 3-4 सालों में बातें कर रहे हैं, जो इल्ज़ाम अदारे के सरबराह पर लग रहा है, उसको आप कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते? हमने कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। आप फरमाया करते थे कि भाई उसका नाम भी लिया जाए, हमने नाम भी ले दिया और हमने सबूत के साथ लिया। और बात सीधी सी है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अदालत का जो दरवाज़ा हमने खटखटाया है उसमें हमने रिक्वेस्ट की है कि ये इल्ज़ाम नहीं है। ठीक है, हमने सबूत ये दिया। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को यस, आप कॉल करें। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने आज से 3 साल पहले बिफोर इलेक्शन ये बात की थी।
उनको आप बुलाएं और ओथ लें उनसे कि वो ठीक कह रहे थे। एक और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब वैसे उनको एक सेकंड आप सवाल करते हो, एक सेकंड नहीं जो साहब इस तरह मुनासिब नहीं, मेरी बात दोस्त भी हैं, मेरी बात मुकम्मल बहुत होने अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन उनके ऊपर एतराज ये भी किया जाता है कि वो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब के रिश्तेदार में। अच्छा, फिर रिश्तेदार तो और भी बहुत से हैं। फिर आप यहाँ जो बैठे हैं जिनके दरवाजा हमने खटखटाया वो किसी और के अजीज होंगे, आप किसी और के हैं, मैं किसी और का हूं, तो क्या ये मैटर नहीं करता। ठीक, आप ये बताएं मुझे कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो जुडिशल काउंसिल में अपनी अपील दायर की, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, इन सब में वो चीजें कोट की। नंबर एक, मुझे ये बताएं काजी ईसा फायज जो हैं वो किसके अजीज हैं? क्या वो बात नहीं कर रहे? क्या जो हुकूमत वक्त है उनके खिलाफ रिव्यू में भी जाती है, उनके खिलाफ केस फाइल करती है, वो किसके अजीज हैं? मैं आपसे ये पूछना एक सेकंड के लिए, अब मुझे ये बताएं, आप सवाल कर लेते हैं मगर जवाब देने का भी मौका दें। मैं नहीं, एक सेकंड नहीं, इस तरह गवर्नमेंट करती है। नहीं, मुझे आज बात करने दें। ये बड़ा हसास इशू है, पाकिस्तान का फ्यूचर है इस पे। आप मुझे ये बताएं कि एक एक्स डीजी जो हैं, जो इल्ज़ाम उन पर जस्टिस उस वक्त के हाजिर सर्विस थे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, उन्होंने लगाया, किसी ने उनको कॉल किया? आज जो कोर्ट है, हम इसका दरवाजा इसलिए खटखटा रहे हैं कि एक्स डीजी को भी बुलाएं और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को भी बुलाएं, दोनों से हलफ लें कि ये बात जो की जा रही है ये दुरुस्त है, ये गलत है। मरियम साहबा ने ये कहा है, एक बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि 3 साल बाद क्यों जाए? जब ये हो रहा था तो उस वक्त आप खामोश। अच्छा, एक सेकंड, क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जब हाजिर सर्विस थे उस वक्त उन्होंने ये बात की थी या नहीं? तो आप उस वक्त ले जाते भाई, हम तो उस वक्त से कह रहे हैं, उस वक्त दरखास्त देते। अच्छा, उस वक्त आज क्यों दरखास्त? अच्छा, एक सेकंड, हम तो उस वक्त से कह रहे हैं, जज अरशद मलिक की वीडियो जो आई है आप उसको तो हटा देते हैं मगर हमें इंसाफ नहीं देते। आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ताखीर कर देते हैं सर। अच्छा, एक सेकंड, रिएक्शन देने में भी, फैसले करने में कभी तो आप हमें ये कहते हैं कि आप जल्दी बड़ी कर जाते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि आपने बहुत जल्दी नाम ले लिया जी गुजरांवाला में, आपने कहा कि हाजिर सर्विस लोगों का नाम ले लिया आपने पार्टी के अपने आपसे मुराद मेरा सर, वो अपनी पार्टी के लोगों से पूछे। यार मेरी बात तो सुन, जो इस वक्त नाराज हैं आप। भाई मेरी बात तो सुन लेना। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें जावेद चौधरी साहब, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं है। हम एक दूसरे पे जमातें इल्ज़ाम लगाती रहती हैं मगर अदारों में बैठे जो उस अदारे को हेड कर रहे हैं उन पे ये बात है। ये वाकई डील है, ये जो ऑर्डिनेंस आ गया है चेयरमैन ऐप के बारे में, ये जो इसको और क्या कहोगे कि डील है? भाई इसको एक डील ये चेयरमैन क्या डील? आप गवर्नर स्टेट बैंक को, आप एहतसाब का सरबराह हो, मुझे आप ये बताएं कि जब आप कानून ये बनाते हो कि उसको दूसरी टर्म नहीं दी जाएगी, वजह क्या होती है? कि उसका लालच ये ना हो कि हुकूमत वक्त उससे खुश हो जाए तो अगली टर्म उसको दे दे। मकसद तो ये, और दुनिया में होता है ऐसा। लीग साहब, ये बेसिकली नून लीग का ख्याल ये है कि आपने कोई डील की है चेयरमैन साहब के साथ, तो इतने ज्यादा आपको महबूब नहीं है, ये कोई डील है कोई? बल्कि चौधरी साहब एक जुमला अगर इजाजत दें तो, आपको इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि ये चेयरमैन नैब फरमाया करते थे कि अगर दूसरी तरफ मैं हाथ डालूं हुकूमत की तरफ तो ये हुकूमत दूसरे दिन खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं हाथ नहीं डालता। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले कहा था सर, आज की बात इसका मतलब है कि 3 साल तो गुजार लिए का एक तासुर जा रहा है कि आपने ये जो आउट ऑफ द वे जाके इनको एक ऐसी तोसी दी तवील कि जब तक दिल करे, यानी आपका या उनका वो रहे। देखिए, डील में तो आपको पता है 40 साल का तजर्बा किसको है। आपको पता है मुशर्रफ के साथ डील हुई, उसके बाद आपको पता है कि पहले भी 8 महीने खामोश रही, फिर जुबैर को भेजा, 2 दफा वहां रिजेक्ट हुए, फिर मरियम बोलना शुरू हो गई, अब भी खामोश थी, बंदे भेजे डील करने, वो उड़ गया, तो आज बैठ के वो पूरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। असल में डील रिफ्यूज हो गई है। अच्छा, किससे कर रहे थे डील? तो जिनके नाम ले रही है उन्हीं के पास जुबैर जाते रहे ना। मतलब किन के साथ डील करें?
सवाल है। अब हमारे जो आर्मी चीफ हैं, हमारे जो तो इसका मतलब ये है कि डील कर रहे थे आर्मी चीफ के साथ ये बिल्कुल। और नाकाम हो गए। देखिए, और डील नहीं चली आप हुई। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे ये कहें, अदारे पे इल्जाम लगा रहे हैं। जुबैर साहब गए नहीं, अदारे डील करते और हैं, जुबैर साहब और जो वहां सब से अदारे आज- डील करते हैं। मैं बोल नहीं मैं ना माजरत से मेरे अदारे हैं, सॉरी, मेरे कौमी अदारे हैं। यू आर इंटरफियरिंग। जी सॉरी, मैंने आपने पहले जी भी माफी नाम चाहता लिया। हूँ। नहीं, मैं डर गया सर, मैं डर गया। वैसे मैं दोबारा सवाल कर लेता हूँ। उनकी तरफ से मेजर बाबर साहब ने रिमेंबर नहीं वो पुरानी बात है ना। अब आप ये कह रही है कि अब आपने फरमाया कि अब ये तो डील कर रहे हैं, वो नाकाम हो गए और इसलिए इल्जाम लगा। अदारे पे है। नहीं, आपने सवाल किया कि मरियम खामोश थी, अब बोलना क्यों शुरू हुई। मैंने कहा पिछली दफा भी वो 8 महीने खामोश थी, ठीक है। फिर डील करवाने के लिए जुबैर को भेजा, जब वहां से छुट्टी हो गई फिर बोलना शुरू हो गई। लगता है इस दफा भी होगा, क्योंकि डील मेकर यही है, आपको भी पता है। अब आपने कहा इजाजत दे दे बीबी, वो डील करने के लिए आर्मी चीफ के बीबी अगर इजाजत दे दे। डील करके वापस को कौन तो आया सर, था? एक सेकंड के अगर इजाजत ले दें। आर्मी का डील के साथ क्या ताल्लुक है जी? ये पॉलिटिकल मैं पूछना चाहता हूँ कि आर्मी क्या नहीं डील होना करती है? चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये आप लेकिन कह रही हैं ये- डील करते हैं। ये कहते हैं, ये कहते हैं, नहीं, इनको अब कौन देखिए, करिए। देखिए फौज का ताल्लुक क्या है सियासत के साथ, मुझे बताइए। नहीं होना चाहिए तो आज किसका तो नाम क्यों? है? अभी आपने कहा ना कि डील करते रहे उनके साथ और ये डील कामयाब नहीं तो हुई। मुशर्रफ तो के बोलना साथ शुरू डील हो। करके वापस यार किया। कमाल है, आज हाजिर सर्विस जो है उनकी मुशर्रफ भी आप के बात साथ- कर रहे हैं। तो आप क्यों जाते हैं उनके एक पास? सेकंड बीबी, नहीं, आप क्यों नहीं, जाते हैं आप उनके बड़ी पास माजरत डील से करने? मैं बड़ा आपका एहतराम करता हूँ, मगर आपने जो बात की है ना कि ये डील करने जाते थे, इनकी डील हुई नहीं है। किससे हम डील करने जाते थे और कौन डील रिफ्यूज कर रहा है हमारी? इसका मतलब अदारे पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। मेजर बाबर साहब ने कह दिया कि हमने छुट्टी कर दी, आए थे। अच्छा, किससे कर रहे थे? उन्होंने ये नहीं कहा था कि डील के लिए आए थे, उन्होंने कहा था कि मुलाकात के लिए आए थे, मीटिंग के लिए हाँ, आए थे। ये हाँ, बात तो हुई। वो दोबारा दे और दोबारा पूछा दे। था उन्होंने 2 नहीं, दफा किसी के साथ क्या मुझे बताएं किस लिए वो गए उन्होंने? डील का ये मुनासिब वर्ड नहीं है, ये इस्तेमाल मुनासिब नहीं नहीं, हुआ अदारों किसी के के मुतालिक ये बात करनी। आप सिर्फ चुप करें। जी ठीक है। जुबैर ने ये कहा कि मैं गया था एक हफ्ते में 2 दफा। हाँ, मैंने मरियम के केसेस की बात की, नवाज ये शरीफ नहीं के। कहा उसने। देखें, नहीं, ये आप क्या बात बात करेंगी तो फिर ये मैं कहा कि इनके कहने पे मुलाकात की कहा मीटिंग नहीं का कहा, कहा मुकर गए। मीटिंग का कहा था ये आपको जो पता है ना? DGISPL की तरफ से जो सुने। हाँ, वैसे दोबारा ट्वीट देख लीजिएगा आपकी सुने, मेहरबानी। सुने, बात तो प्रोग्राम का सुने, वक्त खत्म हो गया। बात तो सुने। जुबैर का तो आपको पता है ना, अक्सर मुकर जाते हैं बहुत सी चीजों से। चलो जुबैर या असद उमर। आपने गुफ्तगू सुनी, अपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।